हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे इस वीडियो के अंदर रेस्पिरेशन के बारे में। रेस्पिरेशन क्या है, ब्रीदिंग क्या है, रेस्पिरेशन एनिमल्स में कैसे होती है, प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन कैसे होती है, और स्पेशली जो ह्यूमन बींग्स है, जो हम सब हैं, हमारे अंदर रेस्पिरेशन कैसे होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन से पहले आप ब्रीथिंग के बारे में सुनिए। ब्रीथिंग क्या होता है? ब्रीदिंग एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हम या कोई भी ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन इनटेक करेगा और कौन सी गैस एक्सहेल करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन गैस का अंदर लेके जाना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर छोड़ना, इनटेक और एक्सहेल। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग। द प्रोसेस ऑफ इनहेल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को क्या किया जाएगा, अंदर लेके जाया जाएगा, एंड एक्सहेल, एक्सहेल किसका एक्सहेल करेंगे हम? CO2। CO2 क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ब्रीदिंग। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन ये दो अलग अलग टर्म है। आप बोल सकते हैं ब्रीदिंग रेस्पिरेशन का क्या है, एक पार्ट है। अब हम बात करते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या है? ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। आप बोल सकते हैं ब्रीदिंग रेस्पिरेशन का पार्ट है। ब्रीदिंग एक सिंपल प्रोसेस है जिसमें गैस का एक्सचेंज होता है, लेकिन रेस्पिरेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होगा, क्या होगा? ऑक्सीडेशन। किसका ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। किसका ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन ऑफ सिंप्लीफाइड फूड। जो हमारा डाइजेशन के बाद जो फूड बना है, जो सिंप्लीफाइड हुआ है, उस सिंप्लीफाइड फूड का क्या होगा यहाँ पे? ऑक्सीडेशन। और उससे क्या रिलीज होगा? जब फूड का सिंप्लीफाइड फूड का ऑक्सीडेशन होता है तो उससे रिलीज होगी एनर्जी, और जिस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। और एनर्जी रिलीज किससे होगी? फूड से। और फूड कैसा होगा? सिंप्लीफाइड। और सिंप्लीफाइड फूड से एनर्जी कब रिलीज होगी? जब उसके साथ क्या ऐड होगी? ऑक्सीजन ऐड होगी। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। ऑक्सीडेशन ऑफ सिंप्लीफाइड फूड, यहां पे लिख दीजिए आप ग्लूकोज। टू रिलीज, क्या रिलीज होगी यहाँ पे? एनर्जी रिलीज होगी। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। क्या बोला जाएगा? रेस्पिरेशन बोला जाएगा। अगर और हम सिंप्लीफाई बोले, अगर रेस्पिरेशन की डेफिनेशन, इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एनर्जी। एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर क्या रिलीज होगी? एनर्जी रिलीज होगी। उसको भी हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। इट इज अ प्रोसेस, एक प्रोसेस है जिसके अंदर क्या रिलीज होती है? ऑफ रिलीज ऑफ एनर्जी। हमेशा जो हमारा रेस्पिरेशन प्रोसेस है उससे क्या रिलीज होती है? एनर्जी रिलीज होती है, और उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। और आपको पता है हम सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी की जरूरत कहाँ पे है? क्यों हमारी बॉडी को एनर्जी रिलीज करवानी पड़ रही है? रेस्पिरेशन प्रोसेस से। हम हर एक एक्टिविटी करने के लिए, जैसे बोलने के लिए, लिखने के लिए, कोई भी फिजिकल वर्क करने के लिए, मेंटल वर्क करने के लिए, हर तरह के कामों को करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत है? एनर्जी की जरूरत है। और ये एनर्जी कहाँ से आती है? फूड के ऑक्सीडेशन से आती है। तो इसलिए रेस्पिरेशन क्या है? लिविंग थिंग्स के लिए जरूरी है। क्या है? रेस्पिरेशन एक जरूरी प्रोसेस है। अब देखिए हमारी बॉडी के अंदर जो ये फूड सिंप्लीफाइड हुआ है, ये किस प्रोसेस के अंदर हुआ है? जो इससे पहले हमने वीडियो में न्यूट्रिशन की बात की थी। न्यूट्रिशन में हमने क्या बोला था? हमने कॉम्प्लेक्स फूड लिया और हमारी बॉडी में क्या हुआ? उसका डाइजेशन हुआ, और डाइजेशन होने के बाद फूड क्या हो गया है? सिंप्लीफाइड हो गया है। और ये सिंप्लीफाइड फूड हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, जिसके अंदर विलाई प्रेजेंट होती है, वहां से ब्लड वेसल्स में एंट्री करके कहाँ पे पहुंच गया ये सिंप्लीफाइड फूड? हमारी बॉडी के सेल्स के अंदर। और हमारा जो ब्लड सेल है उसको कहां पे लेके जाएगा? पूरी बॉडी के हर एक सेल के पास, क्योंकि हर एक सेल को किस चीज की जरूरत है? एनर्जी की जरूरत है, काम करने के लिए, सेल्स की ग्रोथ के लिए, डिवीजन के लिए। तो वहां पे ये क्या होगा? एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो देखिए सिंपल होता क्या है, जैसे कि ये हमारा एक सेल है, ये क्या है? सेल है। सेल के अंदर कौन सा पार्ट है? न्यूक्लियस पार्ट है। जो हमारा ये डाइजेस्टेड फूड है, सिंप्लीफाइड फूड है, ये जो ग्लूकोज है ये कहाँ पे पहुंच गया है? हमारे ब्लड के सेल्स के अंदर। कहाँ चला गया? ये सेल के अंदर। और ये जो ग्लूकोज है ये कब बना था हमारा? सिंप्लीफाइड। सिंप्लीफाइड क्यों बोला है? क्योंकि यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हो चुका था? न्यूट्रिशन प्रोसेस से फूड का क्या हो चुका था? सिंप्लीफिकेशन। ये ग्लूकोज कहाँ पे एंटर कर गया? हमारे सेल के अंदर। अब इस सेल्स के पास क्या आएगी? ऑक्सीजन आएगी।
क्या आएगी, सेल के पास ऑक्सीजन आएगी, और ये ऑक्सीजन और ये फूड मिलके क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे, और जब ऑक्सीडेशन होगा तो सेल के अंदर क्या रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी। और भी बाय प्रोडक्ट्स रिलीज होंगे, लेकिन जो मेन काम है हमारा वो कहाँ, किस चीज से है, एनर्जी से है। यहाँ पे जो मेन हमारा जो मकसद है यहाँ पे रेस्पिरेशन का, वो किससे है, एनर्जी से है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि इतनी बात कर चुके थे हम, डाइजेशन के अंदर क्या होता है, फूड सिंप्लीफाइड होगा, और वो सिंप्लीफाइड फूड किसकी फॉर्म में आ जाएगा, ग्लूकोज की फॉर्म में, और वो ब्लड वेसल्स के थ्रू कहाँ पहुंच गया है, हमारे बॉडी के सेल्स के अंदर। अब बात ये है कि जो ये ऑक्सीजन है हमारे बॉडी के जो सेल्स तक जो ऑक्सीजन पहुंचती है, ये ऑक्सीजन कहाँ से आती है, ये ऑक्सीजन कैसे पहुंचती है हमारी बॉडी के अंदर, ये जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी के अंदर। तो जैसे कि आपको पता होगा हमारी बॉडी के अंदर तो हमारे जो लंग्स हैं वो क्या करते हैं, लंग्स करेंगे ये काम, ऑक्सीजन को सेल्स तक पहुंचा के आने का, हीमोग्लोबिन करेगी ये काम। लेकिन जो सिंपल आपके प्लांट्स वगैरह हैं वहाँ पे तो ऐसे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स नहीं होते हैं ना, तो वहाँ पे रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन को अंदर पहुँचाया जाएगा बॉडी के अंदर, वो काम किसके थ्रू चलता है, डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू। किसके थ्रू चलता है वो काम, डिफ्यूजन के थ्रू। और डिफ्यूजन करवाता कौन है, गैसेस को इनटेक और एक्सटेक कौन करवाता है वहाँ पे, स्टोमेटा। और स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होते हैं, प्लांट्स की ज़्यादातर लीव्स पे होते हैं, स्टेम पे भी होते हैं, बाकी भी होंगे हमारे। अब देखिए को अगर हम रिएक्शन की फॉर्म में लिखे तो क्या है, हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज है सेल्स के पास, जो कि डाइजेशन के बाद बना है, हमारा डाइजेशन के बाद ग्लूकोज बना। ग्लूकोज के साथ क्या ऐड होगी, ऑक्सीजन ऐड होगी, और उससे क्या बनेगी, एनर्जी बनेगी, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, और साथ में वाटर रिलीज होगा। वाटर हम इसको वेस्ट प्रोडक्ट नहीं मानते हैं, क्योंकि ये वाटर हमारी बॉडी के अंदर यूटिलाइज हो जाएगा। CO2 है, CO2 बॉडी से बाहर आ जाएगी, जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो CO2 बॉडी के बाहर आ जाएगी। और जो एनर्जी बनी है रेस्पिरेशन प्रोसेस से, वो एनर्जी कौन यूज कर लेगा, हमारी बॉडी के सेल्स यूज कर लेंगे अपनी ग्रोथ के लिए, या फिर डैमेज सेल्स को हटाने के लिए, किसी भी प्रोसेस के लिए यहाँ पे एनर्जी को यूज किया जाएगा। तो ये प्रोसेस क्या है हमारा, रेस्पिरेशन। क्या नाम है इस प्रोसेस का, रेस्पिरेशन। और ये रेस्पिरेशन को हम सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं इस रेस्पिरेशन को, सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर क्यों बोलते हैं रेस्पिरेशन को, क्योंकि जो ये रेस्पिरेशन है ये कहाँ पे हुआ, ये सारा काम सेल के अंदर हुआ है काम। सेल के पास ऑक्सीजन गई है, सेल के पास से ग्लूकोज पहुंचा, और सेल के अंदर ही एनर्जी रिलीज हुई है। तो इसलिए इस रेस्पिरेशन को हम क्या बोलते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन दैट टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। और हमारे बॉडी के अंदर जो एनर्जी रिलीज होती है वो किस तरह की रेस्पिरेशन की वजह से होती है, सेलुलर रेस्पिरेशन की वजह से। अब हम बात करेंगे जो रेस्पिरेशन है उसके कितने टाइप्स हैं। रेस्पिरेशन के 2 टाइप्स होते हैं, एक एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक क्या है, एनारोबिक क्या है, उसके बारे में बात करेंगे अभी हम। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, देखिए रेस्पिरेशन के कितने टाइप्स हैं। फर्स्ट है एरोबिक, सेकंड है एनारोबिक। क्या है ये रेस्पिरेशन के टाइप्स, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है। एरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन है जिसके अंदर क्या होगा, जो खाने से, जो डाइजेस्टेड फूड से, सिंप्लीफाइड फूड से जो एनर्जी रिलीज होगी वो एनर्जी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिलीज होगी। तो उस रेस्पिरेशन को हम क्या बोलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। और जब बगैर ऑक्सीजन के यूज किए एनर्जी रिलीज होगी सेल्स के अंदर, तो उस रेस्पिरेशन को हम क्या बोलते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन में किसकी जरूरत पड़ेगी, एनर्जी रिलीज करवाने के लिए ऑक्सीजन की। यहाँ पे बगैर ऑक्सीजन के भी क्या रिलीज होगी, एनर्जी। तो यहाँ पे किसकी जरूरत पड़ेगी हमें, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। दिस रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। दिस रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। किसकी प्रेजेंस में होगी, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और जो ये रेस्पिरेशन है ये किसके अंदर होगी, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एब्सेंस के अंदर। अब देखिए जो हमारे प्रोडक्ट्स बनेंगे एनर्जी के अलावा, अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस है तो कुछ और प्रोडक्ट आएगा हमारे पास, और ऑक्सीजन की प्रेजेंस है तो कुछ और प्रोडक्ट मिलेगा हमें। तो देखिए सबसे पहले क्या एरोबिक रेस्पिरेशन, देखिए कैसे बोलते हैं इसको, क्या होगा इसके अंदर, जैसे कि हमारे पास जो खाने का डाइजेशन हुआ है उसमें जो कार्बोहाइड्रेट सिंप्लीफाइड हुआ है, तो कार्बोहाइड्रेट सिंप्लीफाइड होने के बाद क्या बना है, ग्लूकोज। ये क्या है, ग्लूकोज।
किसके सिंप्लीफिकेशन के बाद बना है ये? कार्बोहाइड्रेट्स के सिंप्लीफिकेशन। तो ये जो हमारा ग्लूकोज आया है ये कहाँ से आया है? फूड के डाइजेशन के बाद। अब क्या होगा, ये जो हमारा ग्लूकोज है कहाँ पे पहुंच चुका है? ये सेल्स के अंदर। सेल के किस हिस्से की बात की जा रही है अभी? साइटोप्लाज्म की। कौन से हिस्से की बात की जा रही है? साइटोप्लाज्म की। सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होगा, जो हमारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो किसके अंदर ब्रेक डाउन हो जाएगा? पायरुविक एसिड। किसके अंदर? पायरुविक एसिड। और पायरुविक एसिड के अंदर कितने कार्बन होते हैं? ये है आपका 3 कार्बन कंपाउंड। कितने कार्बन कंपाउंड है? 3 कार्बन कंपाउंड। अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें तो क्या होगा? CH3 COO COOH। ये किसका फॉर्मूला है? हमारा पायरुविक एसिड का। देखिए कितने कार्बन है इसके अंदर? 3 कार्बन। और इस तरह के कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे पायरुविक एसिड के? 2 मॉलिक्यूल्स। ये सारा काम किसके अंदर होगा? ये होगा सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर। ये यहाँ से ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनने में किसी भी तरह की ऑक्सीजन का यूज नहीं हुआ है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन हो या एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, दोनों के अंदर सेम होगा। ग्लूकोज किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी? पायरुविक एसिड के अंदर। और ये प्रोसेस कहाँ पे होगा? साइटोप्लाज्म के अंदर। अब पायरुविक एसिड से आगे क्या बनेगा? वो डिपेंड करेगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस है या फिर ऑक्सीजन की एब्सेंस है। अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और ये प्रोसेस कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? हमारे सेल की एक सेल ऑर्गेनल है। सेल ऑर्गेनल है, इसके अंदर क्या होगा? ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर जो हमारा पायरुविक एसिड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में वाटर। तो यहाँ से देखिए ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज से बनता क्या है? एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। इससे पहले हमने ये रिएक्शन लिखी थी अभी। ये हमारा फूड है, सिंप्लीफाइड फूड। उससे एनर्जी रिलीज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी और वाटर रिलीज होगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन। जो रेस्पिरेशन किसकी प्रेजेंस में हुई है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कहाँ पे हुआ है ये सारा काम? माइटोकॉन्ड्रिया। और इसीलिए हम क्या बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को? पावर ऑर्गेनल या पावर हाउस ऑफ द सेल। क्योंकि यहाँ पे क्या रिलीज होती है? हमारी एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी की जो करेंसी है हमारी वो क्या है यहाँ पे सेल के अंदर? ATP। मतलब जो एनर्जी हमारी रिलीज होगी सेल के अंदर वो किसके फॉर्म में स्टोर हो जाएगी? ATP की फॉर्म में। बात करेंगे उसके बारे में भी हम अभी। अब देखिए अगर हमारे सेल्स के पास ऑक्सीजन नहीं है या ऑक्सीजन की कमी है उस टाइम पे क्या होगा? इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अभी हम क्या लिख रहे हैं? इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की एब्सेंस में। और किसके अंदर होगा ये? यीस्ट सेल्स के अंदर। ये किसके अंदर होगा ये प्रोसेस जो रेस्पिरेशन है? यीस्ट सेल्स के अंदर। वहां पे जो पायरुविक एसिड है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? इथेनॉल के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट होगा? इथेनॉल के अंदर। साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी और साथ में क्या रिलीज होगी? एनर्जी। क्या रिलीज होगी? हमारी एनर्जी। तो ये किस रेस्पिरेशन के अंडर आएगा? ये हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर। क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का कहीं भी सेल ने यूज नहीं किया है। ये जो साइटोप्लाज्म है इसके अंदर जो पायरुविक एसिड बना है ग्लूकोज से, यहाँ पे कोई ऑक्सीजन यूज नहीं हुई है। फिर पायरुविक एसिड से क्या बन गया है? इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। और ये सारा काम किसकी एब्सेंस में हुआ है? ऑक्सीजन की एब्सेंस में। और क्या हो सकता है? इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाए, लैक ऑफ ऑक्सीजन, इसको भी हम एनारोबिक रेस्पिरेशन ही बोलते हैं। ये कब होता है? जैसे कि जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करते हैं, दौड़ते हैं या काम ज़्यादा करते हैं, उस टाइम पे क्या होता है? हमारी मसल्स के अंदर क्रैम्प आ जाते हैं। और वो क्रैम्प्स किस वजह से आते हैं? वो हमारी बॉडी के अंदर होता क्या है उस टाइम पे? जो पायरुविक एसिड है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है? लैक्टिक एसिड के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? लैक्टिक एसिड के अंदर। और इस लैक्टिक एसिड की वजह से हमारी बॉडी के अंदर क्या आ जाते हैं? मस्कुलर क्रैम्प्स आ जाते हैं। क्योंकि कहीं पे भी बॉडी के अंदर अगर एसिड एक्यूमुलेट होगा वहां पे हमें क्या होना शुरू हो जाएगा? पेन होना शुरू हो जाएगा। और साथ में क्या रिलीज होगी? यहाँ पे एनर्जी। तो ये सारा अब देखिए जो ये आपका ये था इथेनॉल, ये भी 2 कार्बन कंपाउंड है। लैक्टिक एसिड आपका 3 कार्बन कंपाउंड है, याद रख लेना आप इसको। और यहाँ पे बताएंगे ये जो रेस्पिरेशन है एनारोबिक रेस्पिरेशन, ये किसके अंदर है? मसल्स,
सेल्स के अंदर। किसके अंदर है ये? मसल सेल्स के अंदर। तो ये रेस्पिरेशन जो एरोबिक रेस्पिरेशन है ये भी हमारे बॉडी की रेस्पिरेशन है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है हर एक किसी की बात होगी इसके अंदर। और लैक ऑफ ऑक्सीजन का काम तब होगा, लैक्टिक एसिड तब बनेगा जब हमारे सेल्स के पास प्रॉपरली ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है। उस टाइम पे वो एनर्जी CO2 वाटर बनाने के कंपेयर में क्या बनाना शुरू कर देंगे? वहां पे लैक्टिक एसिड और एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने किसकी बात की है? एरोबिक रेस्पिरेशन की और एनारोबिक रेस्पिरेशन की। अब इसके बीच में डिफरेंस देखिए, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में एक तो वही लिखेंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा, ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा। एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर जो एनर्जी रिलीज होगी उसकी अमाउंट क्या होगी? ज़्यादा होगी। कितनी होगी? अगर एक ग्लूकोज मोलिक्यूल का अगर ऑक्सीडेशन हुआ है तो कितने ATP मोलिक्यूल्स बनेंगे हमारे? 38 ATP। एक ग्लूकोज मोलिक्यूल से कितने ATP बनेंगे? 38 ATP। और एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर क्या होगा? एक ग्लूकोज मोलिक्यूल से कितनी एनर्जी के मोलिक्यूल्स बनेंगे? यहाँ पे 2 ATP। तो हम बोल सकते हैं कि जो एनर्जी रिलीज होगी वो किस रेस्पिरेशन के अंदर ज़्यादा होती है? एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर। और किस रेस्पिरेशन के अंदर कम होती है? ये एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर। अब उसके बाद क्या है? थर्ड हमारा डिफरेंस, जो एरोबिक रेस्पिरेशन है ये कहाँ पे टेक्स प्लेस करता है? साइटोप्लाज्म में, और दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया में। साइटोप्लाज्म में और माइटोकॉन्ड्रिया में। लेकिन जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो कहाँ पे टेक्स प्लेस करेगा? ओनली साइटोप्लाज्म के अंदर। साइटोप्लाज्म के अंदर ही ग्लूकोज से क्या बन जाएगा? वहाँ पे इथेनॉल, और ग्लूकोज से क्या बन जाएगा? लैक्टिक एसिड। मतलब यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का कोई काम नहीं होगा एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर। इसके बाद आप लास्ट में इसके एग्जाम्पल दे सकते हैं कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो किसके अंदर होगा? सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। और जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो किसके अंदर होगा? यीस्ट सेल्स के अंदर होगा, मसल सेल्स के अंदर होगा। तो आप यहाँ से एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो यीस्ट सेल्स हैं, यीस्ट एक तरह के हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, तो ये यीस्ट सेल्स बगैर ऑक्सीजन के भी जिंदा रह सकते हैं। क्योंकि हमें जिंदा रहने के लिए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जिंदा रहने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? एनर्जी की ज़रूरत है। और ये ऐसे सेल्स हैं जो बगैर ऑक्सीजन के भी क्या रिलीज करते हैं? एनर्जी रिलीज करते हैं। तो हमारी अर्थ पे ऐसे सेल्स हैं, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ऐसे क्रिएचर्स हैं जो बगैर ऑक्सीजन के भी क्या कर सकते हैं? सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये था सारा हमारा किसके बारे में? एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। अभी हम बात करते हैं कि जो जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी रिलीज हुई है उसको बॉडी एकदम से यूज नहीं करेगी। जैसे हमने खाना खाया, डाइजेशन हुआ, फिर रेस्पिरेशन हुआ, तो जो एनर्जी रिलीज हुई है वो एकदम से यूज नहीं होगी। वो क्या होगी? हमारी बॉडी के अंदर स्टोर हो जाएगी। किस फॉर्म के अंदर स्टोर होती है? ATP के अंदर। तो कैसे स्टोर होगी ATP के अंदर? किस तरह से स्टोरेज होगी उसके ऊपर बात करेंगे अभी हम। इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जो भी हमने ड्रॉ किया है, इससे हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। अभी देखिए ATP से क्या होगा, कैसे बनेगा। जैसे मान लिया हमारा सेल है, इस सेल का क्या है? न्यूक्लियस पार्ट है। ये सेल का साइटोप्लाज्म है। सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है? ADP मोलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? ADP मोलिक्यूल। और साथ में क्या है हमारे सेल के अंदर? फॉस्फेट मोलिक्यूल। ADP मोलिक्यूल है, फॉस्फेट मोलिक्यूल है। जब सेल के अंदर क्या हुआ? रेस्पिरेशन हुआ। सेल के अंदर क्या हुआ? रेस्पिरेशन हुआ, सेलुलर रेस्पिरेशन हुआ। तो जब रेस्पिरेशन होता है तो सेल के अंदर क्या रिलीज होती है? एनर्जी रिलीज होगी। क्या रिलीज होगी? एनर्जी रिलीज होगी। तो ये एनर्जी क्या करेगी? ADP और फॉस्फेट को क्या कर देगी? एक दूसरे के साथ जोड़ देगी। इस एनर्जी से क्या हो जाएगा? इसके बीच में बॉन्ड बन जाएगा। मतलब ADP किसके साथ जुड़ गया है? फॉस्फोरस के साथ। ADP ने किसके साथ बॉन्डिंग कर ली है? फॉस्फोरस के साथ। जब ADP फॉस्फोरस से जुड़ता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ATP। तो हमारी जो एनर्जी करेंसी है सेल की वो क्या है? ATP। ठीक है। और जब बॉडी को जरूरत होगी तो ये ATP दोबारा से किसके अंदर टूट जाएगा? ADP के अंदर। और तब बॉडी में क्या रिलीज हो जाएगी? एनर्जी। अब देखिए जैसे कि बॉडी के अंदर एनर्जी बन चुकी है, एनर्जी से ATP बन चुका है, तो जब बॉडी को एनर्जी की जरूरत है, जैसे हमारा फास्ट है या सोते टाइम पे जब बॉडी के अंदर एनर्जी की कमी है तो एनर्जी कहाँ से आएगी? देखिए एनर्जी कहाँ से आती है? जब ATP के साथ कौन कंबाइन करता है? वाटर मोलिक्यूल्स। तो वाटर मोलिक्यूल जब ATP
ADP से रिएक्शन करता है तो उस टाइम पे क्या होगा, ADP अलग हो जाएगा, फॉस्फेट जो हमारा फॉस्फोरस था वो अलग हो जाएगा, और साथ में जितनी एनर्जी से ये बॉन्ड बना था उतनी ही एनर्जी हमारी क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। तो इस एनर्जी को कौन यूज कर लेगा, हमारी बॉडी के सेल्स यूज कर लेंगे, अलग अलग पर्पज से यूज करेंगे। सेल अपनी रिपेयरमेंट के लिए, सेल अपनी ग्रोथ के लिए, या कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए हमारी क्या होगी, एनर्जी वहां पे यूज होगी। अब हम बात करेंगे कि प्लांट्स के अंदर जो रेस्पिरेशन है वो कैसे होता है। प्लांट्स के अंदर जो दूसरे एनिमल्स हैं, ह्यूमन बीइंग को छोड़ के, इन सभी के अंदर जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है वो कैसे होगा। तो पहले हम बात करते हैं प्लांट्स के अंदर। देखिए प्लांट्स क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं क्या, वो अपना प्लेस चेंज करते हैं, नहीं करते हैं। और एनिमल्स क्या करते हैं, एनिमल्स अपना प्लेस चेंज करते हैं इन सर्च ऑफ द फूड या फिर बाकी किसी दूसरी भी एक्टिविटी के लिए। तो प्लांट्स को हमारे कंपेयर में जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो क्या होती है, कम होती है। तो प्लांट को भी एनर्जी की जरूरत, ऐसा नहीं है कि प्लांट को एनर्जी की जरूरत ही नहीं है, उसको भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी करने के लिए, फूड को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे पहुंचाने के लिए, ट्रांसलोकेशन के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या होगा, वहां पे भी एनर्जी की प्लांट्स को जरूरत होगी। तो प्लांट्स भी क्या करते हैं, जैसे हम रेस्पिरेशन करते हैं वैसे ही प्लांट्स क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, कोई डाउट नहीं है, फोटोसिंथेसिस करते हैं। लेकिन फोटोसिंथेसिस से जो उन्होंने फूड प्रिपेयर किया है उस फूड से एनर्जी जो रिलीज होगी, उस प्रोसेस के लिए प्लांट्स को किस चीज की जरूरत पड़ती है, रेस्पिरेशन की। तो हम बात करेंगे यहाँ पे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। क्या टॉपिक है हमारा, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स रेस्पिरेशन कैसे करते हैं, प्लांट अपने खाने से ऑक्सीजन कैसे एनर्जी कैसे रिलीज करवाते हैं। तो देखिए रेस्पिरेशन जो प्लांट्स के अंदर होगी वो भी कैसी रेस्पिरेशन होगी, एरोबिक रेस्पिरेशन। मतलब प्लांट्स को अपने खाने से एनर्जी रिलीज करवाने के लिए किस चीज़ की जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। ये तो सभी ने सुना होगा कि प्लांट्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। डे टाइम पे क्या करते हैं प्लांट, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करते हैं। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस मेजर प्रोसेस होता है वहाँ पे डे टाइम पे। लेकिन ये नहीं है कि डे टाइम पे प्लांट्स बस फोटोसिंथेसिस ही करेंगे, डे टाइम पे वो क्या करते हैं, रेस्पिरेशन प्रोसेस भी करते हैं। रेस्पिरेशन में क्या होगा, ऑक्सीजन अंदर जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगी। लेकिन जो ऑक्सीजन छोड़ते हैं जिस रेट से, वो रेट क्या है, ज़्यादा है। तो इसलिए डे टाइम पे प्लांट्स क्या करते हैं, ज़्यादा ऑक्सीजन छोड़ते हैं और ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करते हैं। तो ये तो हुआ हमारा डे टाइम प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन। और जो प्लांट रेस्पिरेशन करते हैं, जो ऑक्सीजन अंदर जाएगी, CO2 बाहर आएगी, ये होता किसके थ्रू है, जो प्लांट्स के ऊपर स्टोमेटास प्रेजेंट होते हैं। जैसे प्लांट की लीफ है, लीफ के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, स्टोमेटास। इन स्टोमेटास के थ्रू क्या होगा, इन स्टोमेटास के थ्रू हमारे जो प्लांट्स है वो क्या करेंगे, ऑक्सीजन को अंदर ले जाएंगे, CO2 छोड़ देंगे बाहर, या फिर जब उसको फोटोसिंथेसिस करना है तो CO2 अंदर ले जाएंगे और ऑक्सीजन को बाहर रिलीज कर देंगे। तो प्लांट के अंदर ये क्या है, जो रेस्पिरेशन होगा वो किसके थ्रू होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज है वो किसके थ्रू होगा, स्टोमेटा के थ्रू। और जो स्टोमेटा के थ्रू होगा, इस प्रोसेस को हम बोलते क्या है, सिंपल इसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। क्या बोला जाता है इसको, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू प्लांट्स क्या करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये तो बात की हमने डे टाइम पे। लेकिन नाइट टाइम पे क्या होगा, प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे। रात के टाइम पे क्या होगा, प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे। तो वो क्या करेंगे, ओनली कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे और ऑक्सीजन इनटेक करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देंगे और ऑक्सीजन को वो ले लेंगे। इसलिए हमें राइट टाइम पे हमें प्लांट्स के पास नहीं रुकना चाहिए। क्यों नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि वो CO2 छोड़ते हैं, हम भी CO2 छोड़ते हैं। तो जो प्लांट्स के आसपास वाला एरिया होगा वहाँ पे CO2 की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो प्लांट्स रात को क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं ओनली, क्योंकि प्लांट्स को क्या है, एनर्जी की जरूरत है। और एनर्जी की जरूरत के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन को अंदर लेके ही जाना पड़ेगा। तो ये क्या है, ये प्रोसेस वो किस टाइम पे करते हैं, नाइट टाइम पे, ओनली रेस्पिरेशन। और डे टाइम पे वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, क्योंकि लाइट होती है डे टाइम पे, सनलाइट। और रात के टाइम पे वो क्या करते हैं, ओनली रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन आपको पता ही चल गया होगा प्लांट क्यों करते हैं, फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, ताकि उनको बॉडी को जो एनर्जी की जरूरत है वो एनर्जी की जरूरत वो रेस्पिरेशन से पूरी कर सके। और कैसी रेस्पिरेशन करते हैं प्लांट्स, एरोबिक रेस्पिरेशन। इसलिए तो वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। और कौन से प्रोसेस से करते
हैं? डिफ्यूजन प्रोसेस से करते हैं। और करवाता कौन है ये डिफ्यूजन? स्टोमेटास करवाते हैं। ठीक है, ये हुआ हमारा रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। नेक्स्ट है रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर रेस्पिरेशन कैसे होती है? हमें सभी एनिमल्स की डिस्कस नहीं करनी है यहाँ पे, हमें यहाँ पे बात करनी है ह्यूमन बींग्स की। जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो कैसे होता है। लेकिन ह्यूमन बींग का रेस्पिरेशन से पहले हमें कुछ एक एनिमल्स के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या है, किसके थ्रू वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं, वो हमें जानना यहाँ पे जरूरी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे फ्रॉग। फ्रॉग देखा होगा सभी ने। फ्रॉग क्या करता है? पानी के अंदर भी रहता है और जमीन पे भी रहता है। तो इसके अंदर जो रेस्पिरेशन होती है वो दो ऑर्गन्स के थ्रू होती है। एक तो होती है स्किन के थ्रू, एक तो होगी स्किन के थ्रू। जब पानी के अंदर जाएगा तो स्किन से ये क्या करेगा? ऑक्सीजन लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ देगा। और दूसरा, जब ये लैंड के ऊपर होता है तब उस टाइम पे यूज करता है लंग्स। जैसे हमारी बॉडी के अंदर लंग्स होते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन, सेम फ्रॉग की बॉडी के अंदर भी लंग्स होते हैं, उसको वो क्या करेगा? यूज करेगा। तो आप बोल सकते हो जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है फ्रॉग के अंदर क्या होगा? स्किन भी होगा। स्किन कब होगा? जब वो कहाँ पे जाएंगे? पानी के अंदर जाएंगे। और दूसरा क्या होंगे? लंग्स होंगे। लंग्स को यूज कब करेगा? जो वो लैंड के ऊपर होगा। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है फ्रॉग के अंदर? स्किन एंड लंग्स। उसके बाद दूसरा हम बात करें इंसेक्ट्स। इंसेक्ट के अंदर क्या होता है? ट्रैकिया होता है, जिसके थ्रू वो क्या करते हैं? सांस लेते हैं। तो उनका जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो क्या है? ट्रैकिया। ट्रैकियल सिस्टम बोलते हैं हम, इंसेक्ट्स के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसके थ्रू वो क्या करते हैं? रेस्पिरेशन, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2, और बॉडी में क्या रिलीज होगी? एनर्जी। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे ह्यूमन बींग्स की। ह्यूमन बींग्स के अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या है? हाँ, आपको पता होगा सभी को, हमारे अंदर क्या होते हैं? लंग्स होते हैं, जिसके थ्रू हम क्या लेते हैं? सांस लेते हैं। ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर एंटर करवाते हैं और बाकी गैसेस को बॉडी से बाहर। अब उसके बाद नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे फिशेस। फिशेस के क्या यूज करती हैं? गिल्स यूज करती हैं। तो फिश के अंदर जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है वो क्या है? गिल्स है। आपको पता होगा कि जो फिश है, जब आपने देखी भी होगी, तो वो जल्दी जल्दी से सांस लेती है इन कंपेयर टू द ह्यूमन बींग्स। ऐसा क्यों है? उसको जल्दी से सांस लेने की क्यों जरूरत है? क्योंकि जो ऑक्सीजन होती है पानी के अंदर वो कम होती है। डिजोल्व ऑक्सीजन जो वाटर के अंदर होगी वो कम होगी। तो ऑक्सीजन कम है पानी के अंदर, तो उसको ऑक्सीजन की डिमांड को पूरा करने के लिए जो रेस्पिरेशन है वो क्या हो जाएगा? उसका रेट फास्ट हो जाएगा। और हमारी बॉडी के अंदर जो रेस्पिरेशन का रेट है वो क्या है? स्लो है। क्योंकि जो हमारे लंग्स है वो डायरेक्ट क्या कर लेते हैं? बाहर से ऑक्सीजन को या जो गैसेज है उसको इनटेक कर लेते हैं। तो एक क्वेश्चन भी आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर, जो ब्रीदिंग रेट है वो एक्वेटिक एनिमल्स के अंदर फास्टर होता है इन कंपेयर टू द टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। टेरेस्ट्रियल की कंपैरिजन में, क्योंकि इनको पानी से डिजोल्व ऑक्सीजन को यूज करना है, माउथ के थ्रू ये पानी अंदर लेके जाएंगे। फिर उसके बाद क्या होगा? गिल्स के अंदर जाएगा पानी। पानी में से जो डिजोल्व ऑक्सीजन है गिल्स उसको अलग कर लेंगे और पानी को बॉडी से रिमूव कर देंगे। तो ये था रेस्पिरेशन एनिमल्स के अंदर जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है। अब हमें जो हमारे सिलेबस के अंदर है रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स, उसकी बात करेंगे हम। हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या है? लंग्स है। तो देखिए कैसे होगा रेस्पिरेशन। किसकी बात करनी है अभी हमें यहाँ पे? ह्यूमन बींग्स की। तो इसमें रेस्पिरेशन की बात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम ड्रॉ करना पड़ेगा। तो देखिए कैसे है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। सबसे पहले ये है हमारी नेजल कैविटी। क्या है? नेजल कैविटी। नेजल कैविटी में क्या होता है? हमारे दो नोस्ट्रिल्स होते हैं, जो होल्स प्रेजेंट है हमारे नोज पे, इसको हम क्या बोलते हैं? नोस्ट्रिल्स बोलते हैं। और इसके पीछे जो भी हमारा रास्ता है जहां से सांस हमारी अंदर जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं? नेजल पैसेज। इसको क्या बोला जाएगा? नेजल पैसेज। जहां से क्या जाएगा? सांस अंदर जाएगा, एयर अंदर जाएगी। उसके बाद दूसरा, हम मुंह से भी सांस ले सकते हैं। ये हमारा ओरली है, जब ओरली भी हम सांस ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम ओरली की बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जो सांस लेने का सिस्टम है वो किससे होता है? हमारे नोज से होता है। माउथ से ले सकते हैं, लेकिन ये अच्छा नहीं माना जाता। अब नोज से ही हमें सांस क्यों लेना चाहिए? क्योंकि हमारे नोज के अंदर प्रेजेंट होते हैं हेयर्स और म्यूकस प्रेजेंट होती है। जो हेयर्स है वो क्या करते हैं? जो भी एयर के अंदर डस्ट वगैरह गया है वो हेयर से स्टिक कर जाएगा और जो एयर है वो प्योरीफाई होके अंदर जाएगी। और म्यूकस क्या करता है? जो भी हमारी एयर अंदर गई है, मतलब अंदर जाने से पहले उसके टेम्परेचर को मेंटेन रखेगा कि ज़्यादा कूल एयर अंदर ना जाए। तो उसको जो म्यूकस क्या करेगा? उसके टेम्परेचर को सेट करेगा, एयर के टेम्परेचर को। तो ये हो गया हमारा नेजल पैसेज। उसके बाद हमारा क्या है?
यहाँ पे जहाँ पे हमारा जो गले वाला हिस्सा है, जहाँ पे हमारी जो नेजल कैविटी और जो ओरल कैविटी, जहाँ पे पीछे जो ये हमारा ये पैसेज होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स एक तरह से अगर सिंपली बोला जाए तो जो हमारा गला है, जो थ्रोट है, उसमें जहाँ से हवा एंटर करती है और जहाँ से हमारा खाना जाता है, उसके जो पीछे वाला जो हिस्सा है, इसको हम क्या बोलते हैं, फेरिंग्स बोलते हैं। एक तरह से थ्रोट क्या बोलते हैं, एक तरह से हमारा थ्रोट, जो गले वाला हिस्सा है वो क्या है, थ्रोट है, फेरिंग्स बोलते हैं इसको हम। उसके बाद फेरिंग्स के बाद यहाँ से थोड़ा सा आपने देखा होगा थोड़ा उभरा हुआ होता है हमारे अंदर, इसको हम क्या बोलते हैं, लैरिंग्स। लैरिंग्स क्या होता है, वॉइस बॉक्स। ये जो उभरा हुआ हिस्सा है हमारे अंदर, इसको हम क्या बोलते हैं, लैरिंग्स बोलते हैं। लैरिंग्स के बाद क्या है हमारे अंदर, जो ये विंड पाइप है जिसके थ्रू हमारे बॉडी के अंदर क्या जाएगी, सांस जाएगी, तो इस विंड पाइप को हम क्या बोलते हैं, ट्रैकिया। क्या बोलते हैं, विंड पाइप को, सांस की नली बोलते हैं इसको, विंड पाइप। क्या है ये, ट्रैकिया है। अब उसके बाद जो विंड पाइप है, इसके अंदर क्या होती है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। किस शेप की, सी शेप की, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। क्यों होती है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, ताकि इसके अंदर जो हवा जाएगी वो कोलैप्स ना हो जाए, मतलब ये बंद ना हो जाए ये रास्ता, तो रास्ते को खुला रखने के लिए यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेजेस, ताकि ये रास्ता हमारा कोलैप्स ना हो। उसके बाद जो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज है, फिर ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, सॉरी ट्रैकिया है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकाई। इसको हम क्या बोलेंगे, जो 2 पार्ट्स बनेंगे हमारे, जो विंड पाइप जो ट्रैकिया है उसके जो 2 पार्ट्स बनते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई। और जो ये ब्रोंकाई है ये किसके अंदर ओपन होती है, हमारे लंग्स के अंदर। ब्रोंकाई किसके अंदर ओपन होंगी, लंग्स के अंदर। ये लंग्स है हमारे, ये दोनों हमने यहाँ पे क्या ड्रॉ किए हैं, लंग्स, लंग्स। उसके बाद आपको पता ही होगा हमारे अंदर पेयर ऑफ लंग्स होता है, नीचे हमारे यहाँ पे प्रेजेंट होता है एक मस्कुलर स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं डायफ्राम। क्या बोलते हैं इस मस्कुलर स्ट्रक्चर को, डायफ्राम। डायफ्राम बोलते हैं इसको हम। अब देखिए क्या होगा, जो हमारी ब्रोंकाई है फर्दर से छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। क्या बोला जाएगा इनको, ब्रोंकीओल्स, ब्रोंक्यूल्स। यहाँ पे भी सेम हमारे पार्ट्स बन जाएंगे ब्रोंकाई के, इसको हम क्या बोल देंगे, इन पार्ट्स को ब्रोंक्यूल्स। क्या है ये, ब्रोंकीओल्स। ब्रोंकियोल्स के लास्ट में एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर होगा, हर ब्रोंकियोल के लास्ट में। इस बैलून लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई। क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई। एयर सैक भी बोलते हैं इसको। एक तरह से हवा का थैला होता है जहाँ पे हमारी हवा जो भी लंग्स के अंदर एंटर की है माउथ के थ्रू या नोज के थ्रू, वो कहाँ पे चली जाएगी, हमारी एल्वियोलाई के अंदर। तो ये क्या है, हमारा पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसको हम क्या लिखते हैं, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब हम बात करेंगे कैसे कैसे हवा अंदर जाएगी, क्या होगा, डायफ्राम का क्या काम है, ट्रैकिया का क्या काम है, हर एक सिस्टम के बारे में, हर एक पार्ट के बारे में, हर एक ऑर्गन के बारे में बात करने वाले हैं अभी हम। तो सबसे पहले देखिए नेजल पैसेज, यहाँ से हमें क्या करना है, एयर को अंदर लेके जाना है। अब ये नहीं है कि जो हमने एयर अंदर ली है उस एयर के अंदर खाली ऑक्सीजन ही है, जो भी गैसेज एयर के अंदर है वो सारी गैसेज कहाँ पे चली गई है, हमारे नेजल पैसेज के अंदर। लेकिन उसके अंदर ज़्यादा कंसंट्रेशन किसकी होगी, ऑक्सीजन की। जैसा कि आप जानते ही होंगे हमारी एयर के अंदर 21% क्या है, ऑक्सीजन गैस है। तो यहाँ से ऑक्सीजन मतलब एयर ने एंट्री की, फिर वो एयर कहाँ पे गई, यहाँ से थ्रोट के रास्ते होते हुए फिर वो कहाँ पे पहुँच गई है, हमारे सांस की नली के अंदर। और उस सांस की नली को हम क्या बोलते हैं, ट्रैकिया बोलते हैं। फिर जो ट्रैकिया है यहाँ पे क्या होता है, ताकि हवा हमारी अच्छी तरह से नीचे जाए, रिंग्स ऑफ कार्टिलेजेस होती है शी शेप की, जो कि इसको कोलैप्स होने से बचाती हैं। फिर जो हमारी रिंग्स ऑफ जो ट्रैकिया है फिर वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है।
इन दो पार्ट्स को, इन दो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई बोलते हैं। और ये दोनों ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर किसके अंदर चले जाते हैं, हमारे लंग्स के अंदर। फिर लंग्स के अंदर जाके ब्रोंकाई के फर्दर छोटे छोटे पार्टीशंस हो जाएंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूल्स। जो पहले पार्टीशन होगा प्राइमरी ब्रोंक्यूल, जो दूसरा पार्टीशन होगा सेकेंडरी ब्रोंक्यूल, और जो तीसरा पार्टीशन होगा टर्शियरी ब्रोंक्यूल्स। और इन ब्रोंक्यूल्स के लास्ट में हमारा क्या होता है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर। और इस बैलून लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई। यहाँ पे हमने एल्वियोलाई का डायग्राम ड्रॉ कर दिया है, एल्वियोलाई। अब देखिए जो हवा है हमारी यहाँ से एंटर की और दोनों लंग्स के अंदर पहुँच गई है। वो लंग्स के अंदर किसके थ्रू जा रही है हवा, हमारी ब्रोंक्यूल्स के थ्रू। और लास्ट में जो एयर है वो किसके अंदर पहुँच चुकी है, हमारी एल्वियोलाई के अंदर। यहाँ पे हमारी ऑक्सीजन एयर चली गई है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होते हैं, छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, विल्लाई बोलते हैं। ये विल्लाई हमारी कहाँ पे भी प्रेजेंट थी, इंटेस्टाइन के अंदर भी प्रेजेंट थी, जहाँ से इन्होंने एब्जॉर्प्शन किया था किसका, डाइजेस्टेड फूड का। तो यहाँ पे हमारा एब्जॉर्प्शन किसका होना है, ऑक्सीजन गैस का एब्जॉर्प्शन होना है। तो ये काम किसके अंदर होगा, एल्वियोलाई के अंदर होगा। और एल्वियोलाई का काम क्या होता है, सरफेस एरिया दिख रहा है ना आपको यहाँ पे कितना सारा हमारा जो स्ट्रक्चर है, किस तरह से एल्वियोलाई का, कि ज्यादा से ज्यादा एरिया बढ़ाया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे क्या हो सके, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो सके। अब इसके साथ क्या है, विलाई किससे जुड़ी होंगी, आगे हमारी ब्लड वेसल्स के साथ जुड़ी होंगी। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होने के बाद वो कहाँ पे चली जाएंगी, हमारी बॉडी की ब्लड वेसल्स मतलब ब्लड सेल्स के अंदर। अब देखिए डायरेक्ट ऑक्सीजन ब्लड सेल्स के अंदर डिफ्यूजन प्रोसेस से नहीं जाती है। यहाँ पे ह्यूमन बींग्स के अंदर हमारे अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट होती है हमारे ब्लड सेल्स के अंदर, जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। क्या नाम है पिगमेंट का, हीमोग्लोबिन। एक तरह से गॉड गिफ्ट है हमारे लिए ये, क्योंकि हीमोग्लोबिन क्या करती है, ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाती है और ऑक्सीजन को मतलब जल्दी से जल्दी एल्वियोलाई से ऑक्सीजन को क्या कर लेती है, ये एब्जॉर्ब कर लेती है। अगर हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन ना हो तो जो ऑक्सीजन को अगर मान लिया लंग्स से टोस तक पहुंचना है, पैरों तक पहुंचना है, तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को पैरों तक पहुंचने के लिए 3 साल का टाइम लग जाता है। इसलिए हीमोग्लोबिन हमारे लिए एक क्या है, एक तरह से वरदान से ये कम नहीं है। तो हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ, किसका एब्जॉर्प्शन, किसका, ऑक्सीजन का। किसका एब्जॉर्प्शन करती है ये, मतलब जो एयर आई है हमारे लंग्स के एल्वियोलाई के अंदर, उसमें से खाली किस गैस को एब्जॉर्ब कर लेगी, ऑक्सीजन गैस को। और उस ऑक्सीजन गैस को कहाँ पे ले जाएगी, हमारे ब्लड सेल्स के अंदर। कहाँ चली जाएगी ऑक्सीजन, हमारे ब्लड सेल्स के अंदर। जैसे ये सेल है, यहाँ पे हमारी ऑक्सीजन पहुँच जाएगी ब्लड सेल्स के अंदर, किसके थ्रू जाएगी, ये हीमोग्लोबिन के थ्रू जाएगी। और यहाँ पे जो हमारा डाइजेस्टेड फूड था, जो सिंप्लीफाइड फूड था ग्लूकोज, उसके साथ ये कंबाइन करेगी और सेल के अंदर क्या रिलीज होगी, एनर्जी। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन, जहाँ पे ऑक्सीजन क्या करेगी, डाइजेस्टेड फूड को ऑक्सीडाइज करेगी और उससे क्या रिलीज करवाएगी, एनर्जी। और साथ में क्या रिलीज होगी, हमारी कार्बन डाइऑक्साइड। और जो ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारी रिलीज हुई है, ये दोबारा से वापस ब्लड के थ्रू, ब्लड सेल्स के थ्रू कहाँ पे आ जाएगी, एल्वियोलाई के अंदर। लेकिन जो CO2 है हमारी, उसको हीमोग्लोबिन नहीं कैरी करता। CO2 को कौन कैरी करेगा, CO2 वाटर के साथ डिसोल्व हो जाएगी, क्योंकि जो आपको पता ही होगा कार्बन डाइऑक्साइड किसके अंदर डिसोल्व हो जाती है, वाटर के अंदर। तो ब्लड के अंदर जो वाटर प्रेजेंट है उसके अंदर डिसोल्व हो जाएगी हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, और ब्लड वेसल्स के थ्रू ये कहाँ पहुंच जाएगी, एल्वियोलाई के अंदर पहुंच जाएगी। और फिर एल्वियोलाई से कहाँ जाएगी, ये हमारे ट्रैकिया के थ्रू होते हुए, नेजल पैसेज के थ्रू होते हुए, ये हम जो सांस छोड़ते हैं उसके अंदर कौन सी गैस बाहर आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये था हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब देखिए हमने एक पार्ट के बारे में यहाँ पे डिस्कशन नहीं किया है, इस डायफ्राम के बारे में। डायफ्राम का क्या मेन फंक्शन है, क्या काम आता है ये देखिए। जब भी हम सांस लेते हैं, सांस लेंगे तो हमारी जो चेस्ट कैविटी है वो ऊपर आ जाती है। चेस्ट कैविटी कहाँ आ जाएगी, ऊपर आ जाएगी। तो डायफ्राम का काम क्या है, जब हम सांस लेंगे चेस्ट कैविटी को कहाँ लेके आना, ऊपर लेके आना, एक्सपेंड कर देना। ये अपवर्ड मूवमेंट करेगा और चेस्ट कैविटी कहाँ आ जाएगी, बाहर की तरफ। सांस लेके देखिए आप,
जब सांस लेते हैं तो चेस्ट कैविटी कहाँ आ जाएगी, हमारी बाहर की तरफ, और जो डायफ्राम है ये ऊपर की तरफ। लेकिन जब हम सांस छोड़ते हैं, सांस छोड़ेंगे तो उसका उल्टा होगा, हमारा चेस्ट कैविटी हमारी डाउनवर्ड चली जाएगी, हमारी मतलब जो ऊपर की तरफ आई थी नीचे की तरफ चली जाएगी, और जो डायफ्राम था हमारा किस तरफ मूव करेगा, नीचे की तरफ। तो डायफ्राम एक ऐसी मसल सेल्स है जो कि हमारी चेस्ट कैविटी को कंट्रोल करते हैं, कब इनको एक्सपेंड करना है, कब इनको क्या करना है, रिलैक्स करना है। तो ये काम किसका है, डायफ्राम का है। तो ये है हमारा पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम।